नमस्कार, स्वागत है आपका इवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में पिछले दिनों गैंगस्टर्स की कई गतिविधियां देखने को मिली है। फिर चाहे 3 दिन पहले जयपुर के जी क्लब में कुछ अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग का मामला हो या फिर पिछले साल दिसंबर में गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या का मामला, इन घटनाओं में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के तार जुड़े होने की बातें भी सामने आई है। हालांकि गहलोत सरकार की तत्परता के चलते इन घटनाओं के कुछ घंटों बाद ही आरोपी सलाखों में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शांत राजस्थान अब गैंगस्टर्स के निशाने पर है? और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जोशी जी, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, राजस्थान पुलिस में आरपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा मुराद अली जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा राजेंद्र आर्य, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले मैं योगेंद्र जोशी जी से शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा। योगेंद्र जोशी जी, आप लगातार देख रहे हैं, लगातार कुछ घटनाएं ऐसी आई है, चाहे वो राजू ठेठ की सीकर में हत्या का मामला हो या फिर 3 दिन पहले जी क्लब का मामला हो। आपको लगता है कि लगातार जो बाहरी जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, वो उनके निशाने पर अब राजस्थान कहीं ना कहीं आ चुका है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जयपुर पुलिस के उन अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समय रहते हुए और ऐसी परिस्थितियों में अपराधियों को कुछ सबक देने का प्रयास किया और उससे जनता के अंदर अच्छा मैसेज गया। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार का मैसेज हमारे राजस्थान की पुलिस और जयपुर की पुलिस देती रहे, जिससे जनता के अंदर जनता का मनोबल बढ़ा रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1 साल करीब हो गया जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में गैंगवार प्रारंभ हुए हैं। उससे पहले यहाँ गैंगवार नहीं थे, लेकिन क्या हुआ कि पंजाब और यूपी में जैसे ही दबाव पड़ा तो आप देखिए पंजाब का एक गैंगस्टर आकर के अजमेर के यहाँ जा छुप गया, एक हमारे यहाँ सांगानेर में आके छुप गया, वहाँ से उसको दूसरे पुलिस पकड़ के ले गई। तो क्या हो रहा था कि हमारे शांत प्रदेश में लोगों ने, दूसरी जगह के अपराधियों ने सोचा कि वहाँ जाके छिप जाओ तो वहाँ ऐसी स्थिति हो जाएगी। और हमारे यहाँ क्या हो रहा था कि हम ये सोच बैठे थे कि हमारे यहाँ कोई अपराधी आ नहीं रहा है, लेकिन क्या हुआ, इस खाली जगह को यहाँ बाहर के अपराधियों ने और जो यहाँ के लोकल अपराधियों ने उसको भर लिया। भरने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ देख रहे थे कि यहाँ कोई किसी की रैंसम मनी नहीं मांग रहे थे, कोई यहाँ किसी को मतलब इस प्रकार से धमका नहीं रहे थे, पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे थे। तो जब बाहर के लोगों ने इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ एडॉप्ट की तो यहाँ के लोग भी तैयार हो गए। अब जो लड़के ये पकड़े गए हैं तीनों, ये 15-15, 16-16 साल की उम्र के लड़के हैं, नए नए लड़के हैं। इनको अब इस चीज़ के अंदर जोश आने लगा और इस प्रकार की क्रिया करने लगे। मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे राजस्थान पुलिस में पूरा हिसाब किताब रखा जाता है बदमाशों का, और पूरे राजस्थान का हिसाब किताब पीएचक्यू में रखा जाता है। जितने भी गैंगस्टर हैं जो आसपास के स्टेट से हमारे यहाँ ऑपरेट करते हैं या हमारे यहाँ के गैंगस्टर हैं, उनके बारे में पूरी जानकारियाँ हमारे पास संधारित हैं। बात इतनी सी है कि उनकी निगरानी करना, उन अपराधियों पर निगाह रखना और उनके ऊपर समय रहते हुए कार्रवाई करना। मैं आपको बताऊं, आपको पुरानी कहावत है कि कौवे को मार के लटकाया जाता है। जब ऊंट के ऊपर कौवा बैठता है और उसको चोंचों मारता है तो उसको नीचे से नहीं उड़ाया जाता, इसलिए कहा जाता है कि कौवे को मारिए और लटका दीजिए। तो जब तक पुलिस इस प्रकार के अपराधियों को कोई सबक नहीं सिखाएगी, वो अपराधी इस प्रकार से वारदात करते रहेंगे। आज पुलिस ने जो पुलिस जब उनको लेके आ रही थी खूनागोरियान इलाके में, ऐसा हुआ है कि वहां पर उन अपराधियों ने भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, पुलिस का हथियार उन्होंने छीना था, फायरिंग की कोशिश की, और तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उनके पैर में लगे। तो आपको लगता है कि नजीर बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल नजीर ही नहीं बनेगा। ये तो एक माइलस्टोन है। अगर पुलिस ने इस प्रकार की शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत कैसे, क्यों और कब की गई है, मान लीजिए इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, इसके अंदर पुलिस अधिकारियों का समर्थन साथ में है, और अपराधियों को वहां मौके पर ही इस प्रकार की सजा देना कि वो अगर भागने का प्रयास करते हैं या कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं तो उनको सबक सिखाने का काम अगर राजस्थान पुलिस करती है तो मैं ये समझता हूं ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको बनाए रखना चाहिए। चलिए मुराद अली जी, आप संतुष्ट हैं अब तक की कार्रवाइयों से? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी, लेकिन उसमें तत्परता भी पुलिस ने दिखाई है, चाहे वो राजू ठेठ की हत्याकांड का मामला हो, चाहे से वो जयपुर का मामला हो 3 दिन पहले जी क्लब का। दीपक जी, संतुष्ट होने का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि कमजोर इच्छा शक्ति की सरकार में राजस्थान में अपराध बढ़े हैं। आप
इतिहास उठा के देख ले राजस्थान का कि किस तरीके से अपराधों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, वृद्धि हुई है, और लगातार मैं कहता हूं गैंगस्टर स्टाइल में, फिल्मी स्टाइल में जिस तरीके का अपराध राजस्थान में पैर पसार रहा है, बड़ी शर्मनाक बात है राजस्थान के लिए। और राजस्थान के लिए शर्मनाक बात इसलिए भी है कि यहाँ की कानून व्यवस्था का दायित्व खुद मुख्यमंत्री जी संभाल रहे हैं, यहाँ गृह मंत्री का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बावजूद ये हालत है कि दिन दहाड़े गोलियां चलती है। अभी बहरोड में 5 जनवरी के दिन वहां गैंगस्टर पे जिला अस्पताल में गोलियां चलाई गई और वहां पर 2 महिलाओं को चोटें आई। इसी तरीके की वारदात देख लीजिए, राजू ठेठ की हत्या हुई खुलेआम, घर के दरवाजे पे गोली मारी गई अभी जी क्लब में। तो मैं ये कहता हूं कि आपने, पुलिस ने तत्परता दिखाई, ये तो समझ में आता है, लेकिन आपके राज्य में अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, आपके राज्य में अपराधों का ग्राफ कैसे बढ़ा, आंकड़ा उठा के देख लीजिए आप। राजस्थान को अपराधों में नंबर 1 बना के छोड़ दिया यहां की कांग्रेस सरकार ने, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना के छोड़ दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना के छोड़ दिया। जहां पर बेरोजगारी पांव पसारेगी, अपराध की दुनिया में लोग इसका जवाब कदम बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजेंद्र जी, लगातार आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है, जबकि योगेंद्र जोशी जी ने कहा कि आज की कार्रवाई काफी बेहतरीन है, इन्होंने साधुवाद भी दिया जयपुर पुलिस को। देखिए दीपक जी, जी क्लब पे जो 28 तारीख की रात को 11-12 बजे के आसपास जो दहशत फैलाने की घटना हुई, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जगह जगह पे सिटी के अंदर नाकाबंदी होती है, जिस हिसाब से जो अपराध करने के बाद में वहीं पे वो गाड़ी छोड़ के वो बाद में किसी और साधन से दूसरी जगह गए और उसके बाद में उन्होंने जगह चेंज की और वो दूसरे स्टेट में चले गए। यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि राजस्थान शुरू से शांतिप्रिय प्रदेश रहा है और यहाँ पर अपराध को लेकर इतना नहीं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जो अपराधी आते हैं, अपराध करके चले जाते हैं, तो वहाँ की पुलिस का या वहाँ की जो सरकारें हैं उनको भी राजस्थान पुलिस के साथ में समन्वय करके उनकी सूचनाएं साझा करनी चाहिए। इंटर स्टेट जो कम्युनिकेशन होता है या कोऑर्डिनेशन होता है पुलिस का होना चाहिए। राजस्थान के अंदर चाहे हरियाणा से अपराधी आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश से आ रहा है, चाहे मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो इनके बीच में भी पुलिस को लगातार ये चीजें करनी चाहिए। और राजस्थान पुलिस ने और खासकर जयपुर कमिश्नरेट ने जो कार्रवाई की है, आपको पता होगा 4 लेवल पे टीमें बनी, चाहे सीएसटी की टीम बनो, चाहे साइबर की टीम बनो, चाहे वेस्टर्न राजस्थान के जो जिले हैं जहां से इनके लिंक बताए जा रहे थे, और दूसरे स्टेट में जाकर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उनको लेके आना पुलिस की तत्परता का ही है। और पुलिस को जो फ्री हैंड है राजस्थान की सरकार ने दिया। अभी मेरे भाई मुराद अली जी कह रहे थे कि अपराध बढ़े, मैं फिर बताना चाहता हूं एनसीआरबी की रिपोर्ट पे अगर ये डिबेट करना चाहते हैं तो उस पर भी हम कर सकते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में अनिवार्य एफआईआर होने के बावजूद भी अपराधों का परसेंटेज घटा है, जबकि दूसरे स्टेट में चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर अपराधों का मतलब परसेंटेज बढ़ा है। राजस्थान के अंदर हाँ ये तय बात है कि इसमें जो हमारा छोटा बच्चा, जैसे एक मतलब बाल अपचारी भी उसमें जिसकी 15 साल की उम्र है वो भी आया, तो ये हमारे सामाजिक सिस्टम के लिए भी बड़ी चिंता की बात है, हमारे स्कूलिंग सिस्टम के लिए भी चिंता की बात है, पारिवारिक सिस्टम के लिए भी चिंता की बात है, और इसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अपराधियों से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चे इस तरीके की गतिविधियों, क्योंकि उनका पहले कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, तो यहां ये सोचने वाली बात है, एक सामाजिक समस्या है कि अपराध के साथ में ये क्यों जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा सोशल मीडिया के अंदर भी गैंगस्टर को जिस तरीके से महिमा मंडित करके दिखाया जाता है, तो समाज को भी कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। उनकी समाज में स्वीकार्यता नगण्य होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, तभी अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है। योगेंद्र जोशी जी, आपका एक लंबा अनुभव पुलिसिंग कर रहा है, आप ये बताइए कि लगातार जिस तरीके से राजस्थान में जो अपराधी आ रहे हैं उसके बाद में वारदात को अंजाम देते हैं, हालांकि पुलिस की कार्रवाई तो यहां पर देखने को मिली है, पुलिस ने पकड़ा भी है इन लोगों को, लेकिन इनकी जो मतलब राजस्थान में एंट्री उसको किस तरीके से रोका जाए, कैसे इन पर अंकुश लगाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? दीपक जी, निगरानी करनी पड़ती है और निगरानी के तरीके हैं। आजकल नेटवर्किंग जो है, जिस नेट के माध्यम से ये अपनी फ़ोटोएं डालते हैं, ये अखबारों के माध्यम से अपनी फ़ोटोएं अपलोड करते हैं, इसके ऊपर पुलिस को निगरानी रखनी ज़रूरत है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्किंग का ये उपयोग करते हैं, इंडिया से इंडिया में नहीं डालते, ये यहाँ से डालेंगे, दुबई डालेंगे, ये जो 94 कंट्री ऐसी हैं जहाँ से ये नेट प्राप्त कर लेते हैं, नेट खरीद लेते हैं, और उस नेट के माध्यम से नंबर दूसरे होते हैं और दूसरे नंबरों से वो यहाँ धमकी भरे मैसेजेस करते हैं और धमकी, उनकी आवाज़ भी आ जाती है, सारी चीज़ें होती है। तो अब क्या करना चाहिए,
पुलिस को इस तरफ वर्क ज्यादा करना पड़ेगा जो अब तक पुलिस कर नहीं रही है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम उनको सर्च जल्दी से नहीं कर पाते हैं। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले माननीय सीएम साहब के पोस्ट से, डीजी की, एडीजी की पोस्ट से लोगों ने जो है पैसे डाइवर्ट करने के लिए मैसेजेस दिए थे कि इनको गिफ्ट देना, ऐसे पैसे दे दो, वो भी आज तक पकड़े नहीं गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले पुलिस को ये करना पड़ेगा कि जो वीपीएन सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा, और जो आईपी एड्रेस हैं, जो आईडी हैं, वो प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से समन्वय करके जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको करें। दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, और देश में ही बढ़ रहे हैं, राजस्थान में तो कह रही, लेकिन जयपुर में अब ज्यादा बढ़ गए हैं, जबकि हमारे यहाँ कमिश्नरेट है, जबकि 74 थाने हैं, यहाँ एसओजी है, एटीएस है। जो हमारी एसओजी और एटीएस, जो हमारी पुलिस जो शांत बैठी हुई थी, इनको एग्रेसिव वर्किंग करनी पड़ेगी, एग्रेसिव पुलिसिंग करनी पड़ेगी, अपराधियों से टक्कर लेना पड़ेगा, अपराधियों के हिसाब किताब रखने पड़ेंगे, उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। और जिनने भी, अब जैसे इसके अंदर एक है ये ऋतिक बॉक्सर, अब इसने 5, 6, 7 अपराध कर रखे हैं, तो इसके ऊपर एचएस खोलें, गुंडा एक्ट खोलें। मतलब हमारे यहां कानून में कोई कमी नहीं है, लेकिन कानून को लागू करने वाले अधिकारी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग जरूरी है जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न लगे, उनको काम करने के लिए लगाया जाए। दूसरा मेरा ये सबमिशन है, राजस्थान पुलिस में प्रमोशन, पोस्टिंग्स बहुत डिले हो रही हैं। कई सब इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो इंस्पेक्टर बनने की कगार में हैं, कई हेड कांस्टेबल। मैं ये कह रहा हूं करीब 5000 भर्तियां तो ऐसी की ऐसी पड़ी हैं, इनको करिए ताकि इनका मनोबल बढ़े, पुलिस के अंदर नयापन आए, लोग अगली पोस्ट पे जाएगा तो अच्छा काम करेगा। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है, पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है, मजबूती से काम करें और इस प्रकार के गुंडे बदमाशों को आप सरेआम सजा दें। सरेआम सजा का मतलब उनको कटघरे में खड़ा करें, पब्लिकली लेके आए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर मेरा बस चले तो जो इस प्रकार के गैंगस्टर है उनके बाल मुंडवा करके मैं सड़क पे उनकी बारात निकलवाऊं, तो इसके लिए मना कोई नहीं करता। इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो ये सब चीजें संभव है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है तो इस प्रकार के अपराधी, अभी तो ये इसने 16 गोलियां चलाई हैं, आप अगर इसके अंदर और कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये इससे भी ज्यादा गोलियां चलाने को ये आतुर है। चलिए, तो बिल्कुल एग्रेसिव पुलिसिंग की जरूरत यहां पर योगेंद्र जोशी जी बता रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस चर्चा को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र आर्य जी भी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। राजेंद्र जी, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले योगेंद्र जोशी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि एग्रेसिव पुलिसिंग की यहां पर जरूरत है, कोई इनकार नहीं करता है, कानून बहुत सारे हैं, फिर ये बात कहने की जरूरत कहां आ जाती है कि हमारी इच्छा ये है कि हम सिर मुंडवा कर उनको अपराधियों की खुलेआम परेड यहां पर करवाएं, तो फिर कर सकती है पुलिस, ये इनका कहना है यहां पर। देखिए, जो कानून है या जो संविधान के अंदर जो भी हमारे को जो बने हुए हैं उसके अनुसार ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जैसा कि आपने आज की जो पुलिस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी जिस तरीके से उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम कानून और विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं, तो उसमें तमाम चीज़ें होती है और सरकार और पुलिस उसी के दायरे में रहकर ही वो कार्रवाई करती है। और अपराधियों में जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितने भी अपराध हों उनको रिकॉर्ड टाइम के अंदर उसको रिजॉल्व करके उनको, और सबसे बड़ी बात मैं फिर आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में भी जैसा मैंने कहा था कि पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर मैं इंटर स्टेट पुलिस के कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं लगातार। और ये उनके आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए नज़दीकी थानों में, चाहे जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ में, क्योंकि वहीं पे आके वो पनाह लेते हैं या यहाँ पे अपराध करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना है, IT का जमाना है, तो
और दूसरे स्टेट के भी जो लोग हैं उनकी भी सूचनाएं साझा करनी कि भाई ये क्रिमिनल था, यहां से गया और उसकी लोकेशन ये हो सकती है। क्योंकि देखिए, पुलिस पूरे देश की एक ही है। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम के अफेयर्स के अंडर ही वो आती है, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो दूसरे स्टेट की पुलिस हो। ठीक है, स्टेट का सब्जेक्ट है होम का, लेकिन उसके बावजूद भी होम मिनिस्ट्री है जो कि उनको आपस में जोड़ती है, उनके प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं और इंटर स्टेट पुलिस आती जाती भी है। और राजस्थान पुलिस को आपको पता होगा, लगातार देखेंगे तो चाहे गृह मंत्रालय स्तर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कृत करने की बात हो, चाहे उनके ट्रेनिंग की बात हो, तो तमाम जो हमारे राजस्थान के पुलिस अधिकारी हैं बेहतर हैं। राजस्थान पुलिस बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि अपराध घटित होने के पीछे जो सामाजिक जो समस्याएं हैं या जो राजनीतिक समस्याएं, उनको भी रिजॉल्व, आर्थिक समस्याएं, क्योंकि बहुत सारे मामले अर्थतंत्र से भी या आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें समाज के सभी वर्गों का उतना ही योगदान है जितना कि अपराधियों की जो स्वीकार्यता समाज में या प्रदेश में या देश में जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से महिमा मंडित करके उनके साथ में लोग फोटो खिंचवा रहे हैं या वो अपने हथियार का डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको भी रोकना पड़ेगा। पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इन सब की जिम्मेदारी है कि ये जो इनके साथ में जो गठजोड़ बन रहा है या सामाजिक जो पाइलअप हो रही है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में अपराधी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पहले मैं आज जानना चाहूंगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है सरकार? नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति है ना, तभी तो इतनी जल्दी किसी भी अपराध के घटित होने के बाद में उसको, अदरवाइज तो यही होता था कि अपराधी अपराध करके चला गया और उसके बाद में किसी को पकड़ा ही नहीं गया। आपको पता होगा 28 तारीख की रात को हुई और उसके बाद में कल रात को तो उनको पकड़ के लेके आ गए। तो यहां देखिए ना, आपको किस स्तर पर कार्रवाइयां हुई है और आगरा से उनको लेके आ गया, कोऑर्डिनेशन हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दूसरे स्टेट की पुलिस भी राजस्थान पुलिस के साथ सहयोग करे तो शायद जो इंटर स्टेट की जो समस्या, यूपी पुलिस ने सहयोग तो किया, आज वो सहयोग मांगने पे किया, लेकिन इस तरीके के जो अपराधी हैं उनकी सूचनाएं भी वो साझा करें कि भाई ये अपराधी इस थाने के हैं, इनकी लोकेशन यहां से ये आ रही है, तो वो सूचनाएं भी, क्योंकि वो वहां रजिस्टर्ड होते हैं, उनके मोबाइल नंबर भी होते हैं, तमाम तरह की सूचनाएं होती है। मुराद अली जी, राजेंद्र जी को आपने सुना होगा, इनका कहना है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, इसलिए ऐसे अपराधी तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। इन्होंने उदाहरण भी गिनाए। दीपक जी, ये कुछ भी कह सकते हैं, टीवी पर बैठकर झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप मुझे ये बताइए कि जहां पर मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के, विधायकों के फोन टेप कराने में मशगूल हो, अपनी सरकार होटलों से चलाने में मशगूल हो, वहां पर कानून व्यवस्था कैसे संभलेगी इनसे? कानून व्यवस्था के लिए इनको गृह मंत्रालय का त्याग करना चाहिए था, गृह मंत्री बनाना चाहिए था राजस्थान का, लेकिन आपने गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा। देखिए, दिसंबर 2018 से लेकर मई 2022 तक के इनके आंकड़े उठा के देख लीजिए किस तरीके से राजस्थान में अपराध बढ़ा है। आप मैं बताऊं आपको, 7,41,000 एफआईआर दर्ज होती है राजस्थान में, और उसमें से मई 2020 की तुलना में और 22 की तुलना में 43% ये अपराध बढ़ते हैं। इस तरीके की घटनाएं घटती है। 6,000 मर्डर हो चुके हैं राजस्थान में अब तक, और 303 डकैती हो चुकी है, 5,000 लूट हो चुकी है, 1,22,000 चोरियां हो चुकी है। दीपक जी, ये किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं? SC/ST के लोगों के खिलाफ कितने अत्याचार हुए, इसका अंदाजा लगा लीजिए आप। 32,000 मुकदमे दर्ज होते हैं और उन पे SC/ST के लोगों पर अत्याचार हुए, 32,000 मुकदमे दर्ज होते हैं। SC अकेले अनुसूचित जनजाति पर 25,000 मुकदमे, 25,217 मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसमें 43% की वृद्धि होती है। और वहीं ST समुदाय पर 6,929 मुकदमे दर्ज, उन पे अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए। अपराधों की स्थिति देख लीजिए, अपहरण के 613 मुकदमे जो 2020 में थे, 22 में आके 787 होते हैं। रेप जो बढ़ते हैं 627 होते हैं, उनमें 62% की वृद्धि होती है। 307 से आप 709 पे पहुंचते हैं। इसी तरीके से अगर आप राज चलाएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान की 7 करोड़ जनता कभी माफ नहीं करेगी आपको। आप देखिए, आप बात कर रहे थे सीमांत राज्यों की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां के अपराधी जब वहां पर शिकंजा कसा पुलिस का, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने पनाह ढूंढ ली तो और शरणगाह बन गए। राजस्थान को शरण स्थली बना ली उन्होंने। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने पकड़ लिया। आपके राज्य में हिम्मत कैसे हो रही है अपराध होने की? अपराध इतने बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में। रोकना चाहूंगा, योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। योगेंद्र जोशी जी, दिक्कत आती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होती है, इस तरीके की दिक्कतें पुलिस को झेलनी पड़ती है पुलिसिंग में? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये जो राज्य स्टेट से संबंधित बात ये कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं
कि मैंने जब एसओजी में काम किया और बम ब्लास्ट में गया, जब मैं दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, मैं ये कह रहा हूँ आपको, पूरे देश में मैं घूमा, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि पुलिसों में फ़र्क है। जहाँ यहाँ के डीजी ने वहाँ के डीजी से बात की, वहाँ हमें पूरी सहूलियत दी गई, गाड़ी घोड़े रहने की सारी सहूलियत। मुझे ऐसा लगता था कि सारी इंडिया की पुलिस एक है। लेकिन साल भर से मैं क्या देख रहा हूँ कि पंजाब के अपराधी को, दिल्ली के अपराधी को पंजाब पुलिस लेने आती है, हरियाणा पुलिस उसको वहाँ रोक लेती है, राजस्थान पुलिस कहीं और जगह जाती है, वहाँ पर राजस्थान पुलिस को अपराधी नहीं देते हैं। इस तरह की जो चीज़ें ये 1 साल से देख रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ख़राब है और ये राजनीति की वजह से हो रहा है कि हम इस अपराधी को नहीं जाने देंगे, हम उस अपराधी को रोक लेंगे, यहाँ की पुलिस उसको रोक लेती है। आज भी स्थिति ये है कि अगर बाहर की पुलिस यहाँ आती है पकड़ने, तो वो इंडिपेंडेंट जैसे ही पकड़ने जाती है तो यहाँ की पुलिस ऐतराज़ करती है, हमें सूचना क्यों नहीं दी। मैं ये कह रहा हूँ, कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि वहाँ स्टेट पुलिस को आप सूचना दें। पूरे भारत में किसी भी अपराधी को कहीं भी केस में कोई पुलिस अधिकारी कभी भी पकड़ सकता है, लेकिन भाई ऐसे नियम बना लिए, भाई सूचना दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उससे अपराधी वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इस तरह की बात नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, लेकिन राजनेता जो आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़के जो पुलिस को आपस में अपनी अपनी पुलिस बताते हैं, ये बहुत गलत बात है। पुलिस सार्वजनिक होती है और सबसे बड़ी बात है, इस प्रकार के अपराध जो गैंगस्टर से संबंधित हैं, ये आसूचना पर आधारित हैं। गैंगस्टरों की सूचना पुलिस की सूचना से ज़्यादा प्रभावी है। उनको ये पता है कि हम यहाँ से आगरा, बताइए जयपुर से आगरा निकल गए, क्या इतना ही है क्या? भरतपुर और कहाँ तक है पुलिस, हमारी रोड कहाँ तक जा रही है, लेकिन हमारी पुलिस तैयार नहीं हुई, उनको रास्ते में पकड़ नहीं पाई। उसका कारण क्या है? उस पर कभी गए? रात में गश्त की क्या स्थिति है, उस पर कभी गए? पुलिस रात में गश्त में कौन कौन जाता है? मैं तो ये देखता हूं कि शाम को देख लीजिए, रात में देख लीजिए, चेतक के अलावा कोई पुलिस अधिकारी कहीं भी गश्त करता हुआ नजर नहीं आता। इन सब चीजों पर हमारे राजनीतिक लोग सोचें कि गश्त पुलिस की प्रॉपर होनी चाहिए। अब जैसे गोलियां चली, सूचना मिल गई, तो आगरा रोड के ऊपर जाने वाली, यूपी रोड के ऊपर जाने वाली, कोटा जाने वाली, दिल्ली जाने वाली सड़कों पर नाकेबंदी ऐसी होनी चाहिए थी कि अपराधी निकल के बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन नाकेबंदी कमजोर है। आप देखिए जब जयपुर में नाकेबंदी होती है तो क्या स्थिति रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको सबको एक होकर अपराध के संबंध में एक नीति बनानी चाहिए, एक प्रोग्राम स्थापित करना चाहिए और बाहर की स्टेट से यहाँ के अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए कि वहाँ के अपराधी यहाँ आते हैं या यहाँ के अपराधी वहाँ। ये तो सिंपल सी बात है भाई, पता लग जाता है। बाहर का अपराधी यहाँ अपराध करने आता है, उसका यहाँ इंदिराज होता है, यहाँ का अपराधी बाहर जाता है तो उसका वहाँ इंदिराज होता है। आप पूरे इंडिया का क्राइम जो व्यवस्था है बनी हुई है, उसको प्रॉपर क्यों नहीं करते हैं? लापरवाही क्यों बरतते हैं? लोगों का इंदिराज क्यों नहीं करते हैं? आज हमारे जयपुर में ही नहीं मिलेंगी आपको प्रॉपर, हर थाने में कहाँ का अपराधी कहाँ है, मिलेगा ही नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनीतिक लोगों का काम है पुलिस से काम लेना, और पुलिस का काम है उनकी इच्छा शक्ति कि अपराध न हो, लोग सुरक्षित रहें, उसकी पालना करवाना। तो ये जो अभी किया गया है, ये सर्वोत्तम काम किया पुलिस ने और मेरा उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। राजेंद्र जी, आप लगातार योगेंद्र जोशी जी कह रहे हैं कि पुलिसिंग में भी थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। देखिए, पुलिसिंग में नवाचार की भी ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि साइबर एक्सपर्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां हो। साइबर जो क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, या जिस तरीके से इन्होंने वीपीएन का एग्जांपल बताया कि वो लोकेशन को अपनी हाइड कर देते हैं जिससे उनका पता नहीं चलता है, और वो इस तरीके की सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से जिस तरह की धमकियाँ देते हैं, तो ये आपको पता है कि पुलिस सुधार पेंडिंग है पूरे देश में। ये सिर्फ एक राजस्थान की समस्या नहीं है, पुलिस सुधार पेंडिंग है और उन पुलिस सुधारों पर तेजी से काम होना चाहिए। पुलिस को नए अत्याधुनिक सूचना तंत्र, वेपन्स और दूसरा उनका नेटवर्किंग भी बहुत मजबूत होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ में मुराद अली जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ होना चाहिए जिससे ये जो आपराधिक घटनाएं इन पर लगाम लग सके? सबसे पहले राजस्थान को एक फुल प्लेस गृह मंत्री की जरूरत है। दीपक जी, आप दो दायित्व निभाकर राजस्थान की जनता को अपराधों की ओर धकेल रहे हैं। आपके मंत्री सुरक्षित नहीं है, आपके मंत्रियों को धमकियां दी जा रही है, आपके एमएलए और आपके मंत्री सरकार में इनके आप उठा के देख लें किसके कितने कितने मुकदमे इन पे लगे हुए। इस तरीके की शुचिता और इस तरीके का वातावरण जब तक राजस्थान से दूर नहीं होगा, जब तक राजस्थान में अपराध कम नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
योगेंद्र जोशी जी, मुराद अली जी और राजेंद्र आर्या जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और यहाँ पर इस मुद्दे पर हमारे साथ में आपने चर्चा की, अपने महत्वपूर्ण जो विचार थे, सुझाव थे, वो साझा आपने किए। तो कुल मिलाकर जो जानकारी है वो यही सामने आती है, जो बातें हैं वो यही सामने आती है कि पुलिस को एग्रेसिव यहाँ पर होना पड़ेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी मजबूत होनी पड़ेगी और उसके बाद ही ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सकती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार।